नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पुराने घोटालों की फाइलों को फिर सुर्खियों में ला दिया है। शराब घोटाला, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग मामलों के आरोपी कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने करीब 3 साल बाद ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत ने उन्हें 17 जुलाई तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। अब सवाल सिर्फ जांच का नहीं बल्कि राजनीति का भी है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का सच अब बाहर आएगा, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रामगोपाल की रिमांड से भ्रष्टाचार के नए राज खुलेंगे या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। करीब 3 साल से सार्वजनिक रूप से गायब रहे कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने रायपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर कर दिया। मेडिकल जांच के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 17 जुलाई तक यानी 9 दिन की रिमांड मंजूर की। अब इस दौरान शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग मामलों में उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। उनकी भूमिका, कथित वित्तीय लेन देन और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच होगी। ईओडब्ल्यू का दावा है कि पूछताछ जब्त डायरी, दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और अन्य जांच सामग्री के आधार पर होगी। एजेंसी राम गोपाल अग्रवाल की भूमिका, कथित वित्तीय लेन देन, धन के स्रोत और उसके उपयोग सहित कई पहलुओं की जांच कर रही है। राम गोपाल अग्रवाल के सरेंडर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस कथित तौर पर भ्रष्टाचार के पैसों पर चल रही है। आप ये बताएं, पूर्व कोषाध्यक्ष कैसे हैं वो? कांग्रेस का वर्तमान कोषाध्यक्ष कौन है? वो कांग्रेस के अभी भी कोषाध्यक्ष हैं। अब बाकी एजेंसियों के जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से बाद से लेके अभी तक जो चल रही वो पाप के पैसे से चल रही है। देखिए, अपराध करके कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा? हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी, तो देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। अब देखिए, जो एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की एजेंसियां हैं चाहे प्रदेश की, जितने भी अपराध हैं उनकी जांच कर रही हैं और जांच में जो भी आएगा, जो भी अपराध सिद्ध होगा तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले को बीजेपी सरकार की राजनीतिक षड्यंत्र बताया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय से ही केंद्रीय एजेंसियां और अब राज्य की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। रामगोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी हुई, वो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई ने जांच कर चुका है और जानबूझकर अब राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी उसकी जांच कर रही है। ये गिरफ्तारी कर जानबूझकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और इन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। फिलहाल पूरे कांग्रेस की नजर ईओडब्ल्यू की पूछताछ पर टिकी है। अगले 9 दिनों में क्या जांच में नए खुलासे होंगे? क्या इस मामले में नए नाम सामने आएंगे या फिर कांग्रेस के राजनीतिक षड्यंत्र वाले आरोप मजबूत होंगे? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि राम गोपाल अग्रवाल के सरेंडर और रिमांड ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासी घमासान को और तेज कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो पुराने मामले हैं, लेकिन अब कांग्रेस के लिए फिर से बाधा बन रहा है, क्योंकि मामले कभी खत्म हुए ही नहीं और इनमें लगातार जहां कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और अब राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी, खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। पीयूष मिश्रा बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ में मौजूद हैं पीसी रथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त ये मामला समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। सौरभ जी, देखिए, पुराने मामले हैं, आपके कार्यकाल में घोटाले हुए, ये आरोप उस दौर में बीजेपी लगाती थी। बीजेपी सत्ता में आई, एजेंसियों के लिए दरवाजे खुले और जांच
जब तेज हुई है तो वो आज तक चल रही है। मुझे लग रहा है कि 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का खत्म हो जाएगा तो भी जाकर जांच खत्म नहीं होगी। लेकिन ये राम गोपाल अग्रवाल की जो गिरफ्तारी है, आप भी समझ आ रहे हैं कि आखिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के अंदर पैसों के लेन देन होते थे, उसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले दीपक बैज के बयान को लेकर क्या कहेंगे और बीजेपी जो बयान दे रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत क्लियर है इस मामले में, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर ये अभी की बात नहीं है, ये तो शुरुआत से ही, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, इससे कुछ दिन के बाद से ही ये सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो जो है वो बीजेपी की एजेंसियां हैं, वो जो है वो बीजेपी के ही एक शाखा के रूप में काम करती है। और आप निश्चित रूप से देखिए कि पूरे के पूरे जो उनकी कार्रवाइयां हैं, 95% से ऊपर की पूरी कार्रवाइयां हैं वो विपक्ष के ही खिलाफ होती रही हैं। और उसमें क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों पर सबसे ज्यादा उनका जो कार्रवाइयां हुई है वो हुई। और दूसरा आप संयम जी ये भी देखिए ना कि कन्विक्शन रेट जो है उनका वो 1% से कम है। और ये डाटा जो है वो एकदम प्रूव डाटा है। और आप देख लीजिए कि सदन में भी खुद इन्हीं की सरकार ने ये डाटा प्रस्तुत किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही डाटा प्रस्तुत किया गया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में संज्ञान लेते हुए जो ईडी है और सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको कई बार फटकार लगाई है कि उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं नियम के तहत नहीं है, तो उनको नियम के दायरे में रह करके कार्रवाइयां करनी चाहिए। जहां तक रामगोपाल देखिए, इतने लंबे समय से यदि फरार चल रहे थे, दोषी नहीं थे, तो फिर इतने लंबे समय से रामगोपाल फरार क्यों थे? वो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और मामले में कार्रवाई तो लगातार चल रही है। देखिए, कोल लेवी घोटाला, उसमें भी कहा जाता था कि कांग्रेस कार्यालय में पैसे लाए जा रहे हैं और वहां से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उसके बाद शराब घोटाले में भी जो अनिल टुटेजा और एजाज ढेबर, उन्होंने ये बयान दिया है। तो बयानों के आधार पर एजेंसी कार्रवाई कर रही है। भले ही कन्विक्शन रेट हम मानते बहुत कम है, बहुत कम, प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन बयानों के आधार पर ये सिलसिलेवार कार्रवाई चल रही है, तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। संयम जी देखिए, बयान किनके हैं? जिनको आपने दोषी बनाया है उन्हीं के बयान दिखते हैं ज्यादातर। तो किसके बयान पे? कोई भी इंडिपेंडेंट पार्टी का जो बयान आए, अगर कोई पक्ष जो है वो स्वतंत्र पक्ष रहे, उसका बयान रहे, उसके आधार पे आप कार्रवाई करें तो समझ भी आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, आपने भी ये बात कही, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए कि यहां पर कोई भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध नहीं कर पाई है ईडी। हर कोई आज कोर्ट का रास्ता देख रहा है और कोर्ट से मुझे लगता है कि अभी उसमें जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया है लगभग सभी लोग बेल पे बाहर आ गए हैं। और निश्चित रूप से कानूनी लड़ाई चल रही है। और आप देखिएगा देर सबेर हमारे जो इसमें जितने लोगों को आरोपी बनाया गया, चाहे वो कवासी लखमा जी की भी बात कह लीजिए, चाहे और बड़े हमारे नेताओं की बात कह लीजिए, सब लोग बाइज्जत बरी होकर के इसमें आएंगे और आरोप कहीं पर इसमें सिद्ध नहीं होगा। खुद बीजेपी के नेताओं का बयान है, वो यही कहते थे ना कवासी लखमा जी के भी बारे में कि वो सीधे साधे उनको फंसाया गया, वो दोषी नहीं है। तो वो दोषी नहीं है, बीजेपी के भी लोग मान रहे हैं। तो जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं तो आप देखिए कि परेशान सहमत है इस जवाब से कि ये कार्रवाई इसलिए सिर्फ क्योंकि आप सत्ता में है इसलिए की जा रही है, नहीं तो कांग्रेस के जमाने में तो एजेंसियों को प्रदेश में आने की छूट तक नहीं थी। आपने छूट क्या दी है? कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई का कन्विक्शन रेट 0 है। जमानतें तो मिल रही है, इसे भी नकार नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे को आपने पकड़ा, लंबे समय तक अंदर रखा गया कम जहां एजेंसी द्वारा, उसके बाद दूसरे और लोगों को पकड़ा गया, जमानत मिल जाती है। लेकिन ये केस कब तक चलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूं, 5 साल कार्यकाल भी आपका खत्म हो जाएगा तो भी केस खत्म नहीं होंगे। मुझे लगता है किस लिए इनका उपयोग किया जा रहा है? जी नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनमानस को, मेरे साथ उपस्थित पैनल को नमस्कार, जय जोहार। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो प्रवक्ता के साथ साथ भविष्यवक्ता भी हैं और वो भविष्य के बारे में बताते भी हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगी कोई कुछ नहीं किया है और सब पाक साफ है। अगर आप पीछे जाएंगे 2018 से 2023 जब कांग्रेस की यहां सरकार थी, सुनियोजित भ्रष्टाचार का मॉडल ऐसा क्रिएट किया गया जिसमें सरकार का संरक्षण, सत्ता का संरक्षण और कांग्रेस संगठन का वित्तीय नेटवर्क और सरकारी तंत्र का उपयोग करके एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। इनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का जब जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किया गया, जब दोषियों को पकड़ा गया और जब आरोपियों को पकड़ा गया और उसमें सारे दस्तावेज जब्त किए गए, जब उसमें तथ्य सामने आए तो उसमें उजागर ये बात पूरे प्रामाणिकता से हुई
कि सारे भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क था, जो फंडिंग का व्यवस्था जो था, उसको छोड़ने का व्यवस्था जो था, जो सारे आरोपी करते रहे, वो कांग्रेस भवन में यही तथाकथित जो इनके प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, जो नान के चेयरमैन भी हुआ करते थे, चाहे वो कोयला का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो धान का कस्टम मिलिंग का घोटाला हो, ऐसे अनेक प्रकार के घोटाले जो इनके सरकार में रिकॉर्ड तरीके से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, लगभग 4-5 हजार करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, उसमें लगभग 1000 से ऊपर करोड़ का एंट्री कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल जी के नाम से पाया गया है जांच एजेंसियों द्वारा। मेरा स्पष्ट मानना है, कानूनी कार्रवाई है, कानून अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य यह बनता है, और अगर आप पाक साफ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया गया है, जैसे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमको फ्रेम किया जाता है, राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, तो अगर वो पाक साफ है तो 3 साल से क्यों भाग रहे थे इधर उधर? वो जो कल सरेंडर किए, 8 जुलाई 2026 को सरेंडर किए, उसको पहले कर लेते। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें कुछ है जो वो छुपाना चाहते हैं, इसमें कुछ है जो वो उजागर नहीं करना चाहते हैं, और इसी का ही डर है जो सामने ना आ जाए। और एक संयोजित, जो एक सुनियोजित एक जो षड्यंत्र इनका 5 साल सरकार में चला है, जो छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह केंद्र को पैसा, इनके केंद्र सरकार, केंद्र संगठन को, कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं को पैसा भेजने का जो एक सरकार का एटीएम बना, ये तो आरोप बिल्कुल आप पहले भी लगाते थे, बिल्कुल सरकार जब थी कांग्रेस की, सरकार का काम इनके माध्यम से होता है। और अगर नहीं, संयम जी, मैं वही बता रहा हूं कि अगर आप पाक साफ हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, आपकी कहीं संलिप्तता नहीं थी, तो आप जांच एजेंसी के सामने निष्पक्ष और छाती ठोक के आना चाहिए। आप भागते क्यों फिर रहे थे पिछले 3 सालों से और कई सालों से? कई नोटिस आपको सर्व किए गए, आप कभी नहीं आए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ये मनोहर कहानियां हैं। दीपक बैज जी और कांग्रेस के प्रवक्ता और सारे लोग यही बातों कहते हैं, लेकिन एकदम तथ्यात्मक बात है, जो एक सामान्य व्यक्ति भी कह सकता है कि अगर कोई सच्चा है तो भागेगा नहीं। सीधी बात है। चलिए, मैं रुक कर लेता हूं पीसी रथ साहब का। पीसी रथ साहब, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले 15 साल बीजेपी रही, कांग्रेस की सरकार थी, खूब मामले उजागर करते, खूब घोटाले उजागर करते, लेकिन अब जब कांग्रेस चली गई, बीजेपी आई, तो इतने घोटाले उजागर किए जा रहे हैं, शराब घोटाला हो, इतने मामले, चावल घोटाला हो, अलग अलग मामले, मतलब कमी नहीं है। ये मामले घोटाले हुए हैं इसलिए उजागर हो रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस की कार्यकाल में भी कांग्रेस सरकार कर सकती थी बहुत कुछ, नहीं किया गया। तो फिर हम कैसे कहें कि हुए हैं तभी तो उजागर हो रहे हैं, या नहीं हुए होते तो फिर उजागर नहीं होते? क्या कुछ सत्य है? क्योंकि कन्वेक्शन रेट का यहां जिक्र किया जाता है कि सजाएं बहुत कम हो पाती है, मामले लंबे चल रहे हैं, कब तक चलेंगे पता नहीं है। जी, इसी तरह के आरोप जो भूपेश बघेल जी की सरकार रही, उस पर भी लगते रहे कि उनके दौर में जब भाजपा कार्यकाल का भ्रष्टाचार या जो उस समय की अनियमितताओं को उजागर किया गया, कई अधिकारियों पे, मुकेश गुप्ता जी जैसे अधिकारियों पे कार्रवाई की गई, लेकिन उस किसी भी कार्रवाई से कहीं कोई अंतिम परिणति तक नहीं पहुंचा। वो 5 साल जो गुजर गए और उसके बाद जितने लोग आरोपित भी किए गए थे, वो बाद में किसी न किसी तरह से जमानत पे छूटते रहे, धीरे धीरे सबके केस जो है वो खारिज होते रहे या कमजोर होते रहे। भाजपा की सरकार जब से बनी तब से कांग्रेस के ऊपर एक तो पहले से चला आ रहे थे कुछ केंद्रीय एजेंसियों की जो आरोप थे कि भाई कोयले के लेन देन में, कोयले के उसमें जो है लेवी वसूली की गई थी, ट्रांसपोर्टिंग में वसूली की गई थी, शराब के वितरण में जो आर्थिक अनियमितता और डबल तरह से 2 तरह का सिस्टम बनाया गया था, इन सब को लेके उस पर जांच चलने लगी, कार्रवाई होने लगी, गिरफ्तारियां भी हुई। और अभी ये मामला जो आया है कि जिसमें रामगोपाल अग्रवाल जी ने सरेंडर किया है, और उसके बाद पूरा एक फिर से चाय की प्याली में तूफान उठा है कि किस तरह से बड़े पैमाने पे उन्होंने गड़बड़ियां की थी, और वो बातें आ रही है। देखिए, बहुत कुछ तो कोर्ट में आजकल, लेकिन कोर्ट में चीजें प्रमाणित हो इसके पहले मीडिया में बहुत कुछ हो जाता है, सोशल मीडिया में बहुत कुछ हो जाता है। तो अब ये सब चीजें किसी परिणति तक पहुंचेंगी तब तो है, किसी ठोस सबूत के माध्यम से चीजें चल रही होंगी तब तो है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो केवल राजनीतिक उठापटक का शिकार हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। केवल माहौल बनाने के लिए अगर चीजें होंगी तो कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या मानते कोई राजनीतिक हस्तक्षेप एजेंसियों को कहा जाता है कि बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन एक तरफ दीपक बैज भी आरोप लगा रहे कि ये दबाव की राजनीति है जो की जा रही है।
हाँ, वो तो खैर हम लोग देख ही रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो संपादकों पे गिरफ्तारियां हुई, कई न्यूज चैनल्स, न्यूज क्लिक वगैरह की जो एक तरह से रीढ़ तोड़कर रखने का काम हुआ, और बाद में फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक के मामला जाने के बाद फिर वो सभी को नहीं, कोई आरोपी नहीं बनता, किसी तरह का इसमें मामला ही नहीं बनता, इस तरह के फैसले भी आए। लेकिन वही बात है कि हम प्रदेश में हैं जहां पर भाजपा सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार है, तो जब इतनी बड़ी बात भाजपा की ओर से कही जा रही है तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक सबूत भी रखे जा रहे होंगे, उस तरह से केस भी फाइल किया गया होगा या किया जाने वाला होगा, जिससे कि तथ्यात्मक तरीके से उसको अपनी अंतिम परिणति तक, निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सके। हम सब चाहेंगे कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें सजा हो, कोई अगर इस तरह से गलत तरीके से वसूली या गलत तरीके का मामला बना हो तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन केवल राजनीतिक तरीके से अगर उठापटक के लिए, माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो शायद अगले चुनाव तक अभी काफी समय है, दूसरे पक्ष को भी मौका मिल जाएगा उसका। चलिए, एजेंसियों का उपयोग दुरुपयोग दोनों ये कहे जा सकते हैं, अपने अपने तरीके से किए जा सकते हैं। स्वतंत्र है तो फिर कार्रवाई निष्पक्ष चलती है, और स्वतंत्र नहीं है तो फिर मनमानी चलती है। दोनों आरोप हमेशा रहे। एक सौरभ जी, जहां सवाल उठता है, राम गोपाल अग्रवाल पहले अलग अलग जगह सालों तक भटकते रहे, ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा, मुझे लगता भारत भ्रमण ना किया हो। केरल गए, कर्नाटक गए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, सब राज्यों में घूमे। इतना लंबा वक्त गुजारने की जगह एजेंसी के सामने होते शायद अब तक जमानत मिल जाती, जैसा और नेताओं को मिली है। देखिए सैयद जी, जिस तरीके से एजेंसी काम कर रही है, जिस तरीके से एजेंसी पूछताछ की आड़ में हरासमेंट करने का काम कर रही है, वो जो हरासमेंट है उसको झेलने की ताकत मुझे नहीं लगता कि हर किसी में होती है, और उसको किसी तरीके से मतलब उसका एक कानूनी उपाय जो खोजने में मुझे लगता है कि उसको उनको वक्त लगा यहाँ पर। और जितने भी समन आए हालांकि इस बीच में, उन सभी समन का आपने हमारे पक्ष में जो वकील साहब थे उनको सुना भी होगा कि वो सभी समन का जवाब भी दिया गया। और आज भी मैं तो ये कहना चाहूंगा ना कि जैसे अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी पुलिसिंग है और हमारी पुलिस और एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इतने दिन तक वो क्या कर रही थी? क्या वो गिरफ्तार करने में सक्षम नहीं थी क्या? अगर इतनी जानकारी है कि ये स्टेट में वो गए थे करके, आज भी रामगोपाल अग्रवाल जी ने तो गिरफ्तार कर लिया ना सौरभ जी, बेटे को रिमांड पर लिया, 2 दिन में भागे भागे आ गए रामगोपाल अग्रवाल किया है। तो ये भी कह रही है बीजेपी की बेटे को रिमांड पर लिया, वही बात हो गई ना कि ये दबाव की बात है। बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई बनती नहीं है, लेकिन बेटे के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करी तो वो दबाव बनाएगा ना। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये हरासमेंट करने की बात है, हरासमेंट कर करके जो उनको लेकर के आने की बात है, ये वो वाली बात है। अगर एजेंसी, क्योंकि आप देखिए पुराना भी उदाहरण आप देखेंगे संयम जी, तो बहुत से लोगों का इस तरीके का अनुभव आया है सामने कि एजेंसी उनको सुबह से बुलाती थी, दिन भर बिठाती थी, बिना खाना पीना दिए बिठाती थी, और बड़ी मुश्किल से 2 सवाल दिन भर में पूछे जाते थे, 10 घंटा बिठाया जाता था, फिर रात को वापस भेजा जाता था, फिर अगले दिन बुला लाया जाता था। तो ये हरासमेंट करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं एजेंसी का जो रुख है, एजेंसी का रवैया है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये डिले हुआ है। और अब हम न्यायिक और कानूनी लड़ाई के लिए, बिल्कुल, लेकिन मेरा सौरभ जी एक सवाल ही है आपसे, निश्चित रूप से एजेंसी की जो कार्यप्रणाली है उस पर हम सवाल जरूर उठा सकते हैं, बिल्कुल वाजिब भी है, हो सकता है, जरूर है, लेकिन 3 साल तक यदि वो बाहर थे, अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला होगा कुछ, ये तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते ना आप, ये तो मानते हैं। इतने मामले उजागर हुए, एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो देखिए संयम जी, हम एजेंसी के कार्रवाई करने के तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर उनकी कार्रवाई पर हमको भरोसा होता तो निश्चित रूप से पहले आकर के अपनी सफाई देते। जैसे बीजेपी के लोग यहां पर आरोप लगाते हैं ना कि जो हमारा कांग्रेस भवन बना है वो घोटाले के पैसे से बना है और बड़ी अनियमितता है, लेकिन उसके ऊपर भी एजेंसी ने सवाल पूछा, उसके ऑडिटेड पूरे बिल्स हमने प्रस्तुत किए हैं, एजेंसी में वो पूरी जमा है, पूरा का पूरा जो खर्च है वो ऑडिटेड है और वो एजेंसी के पास जमा है, लेकिन बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, वो लगा रही है। इसी तरीके से आप देखिए संयम जी, यहां पर सुनियोजित भ्रष्टाचार की बात मेरे साथी मित्र कर रहे थे, तो सुनियोजित भ्रष्टाचार क्या है वो मैं बताता हूं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने दुनिया भर की कंपनी से लिया, वो सुनियोजित भ्रष्टाचार है। अभी तो शुरू दबाव डाल करके कि जैसे ही ईडी, आईटी, सीबीआई को वो सारी कंपनीज में भेजते हैं, उसके बाद उन कंपनी से जो है वो बीजेपी को चंदा आता है, 6-7 हजार करोड़ का चंदा, और उन्हीं सब कंपनी से जहां पर की ईडी, आईटी, जीएसटी की रेड होती है। तो ये है सुनियोजित भ्रष्टाचार, और आज उन्हीं एजेंसी के पास सारे काम पड़े हुए हैं संयम जी, आप देख लीजिए, और उनकी क्वालिटी आप देख लीजिए। जो मेगा इंजीनियरिंग है वो जितने काम कर रही है, वो पुल ढह जा रहे हैं, रोड बह जा रहे हैं, इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो इस पर जवाब मैं चाहूंगा, और साथ में यह भी चाहूंगा कि एजेंसियों की निष्पक्षता कैसे दिखाएंगे आप?
सरकार आपकी, आप कहते हैं कि एजेंसी निष्पक्ष है, स्वतंत्र होती है, किसी का दबाव नहीं होता है, लेकिन कुछ आरोप तो ऐसे होते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता है। एक पक्षीय कार्रवाई है, एक विपक्ष के ऊपर कार्रवाई। कुछ सत्ता पक्ष में भी ऐसे नेता होंगे भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका सवाल बार बार उठाता है विपक्ष। देखिए संयम जी, मेरे साथी प्रवक्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हैरासमेंट। हाँ, मैं कुछ साल पहले आप सभी को लेके जाना चाहता हूं कि एक्चुअल हैरासमेंट किसको बोला जाता है। यही कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 2004 से 14, यूपीए 1 और यूपीए 2। उस समय जांच एजेंसी गुजरात दंगों का जांच करती थी और उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 10-10 घंटे ग्रिल किया जाता था। हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन उनको बुलाया जाता था। हमारे भी वर्तमान के गृह मंत्री जो उस समय उस दंगे के समय जो तत्कालिक गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उनको कई प्रकार के इस प्रकार के पेशी में बुलाया गया, कई प्रकार के उनके ऊपर जांच चले। हम लोग ने सभी जांच में सहयोग किया। हम लोग ने जब भी कोई भी जांच एजेंसी द्वारा कोई भी तथ्य मांगे गए, हमको बुलाया गया, हमने सहयोग किया। यह हैरासमेंट का शब्द तब हमारे कांग्रेस के मित्रों को याद नहीं आया, आज उनको हैरासमेंट याद आ रहा है। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं जो अपने ओपनिंग लाइन में कहा था। अगर जैसे हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मैंने अभी जो बात को बताई कि हम पाक साफ है तो हमको किस बात का डर, हम अपने विषय को रखे हैं। जितनी बार जांच एजेंसी बुलाएगी, जितने बार बुलाएगी, कई सालों तक बुलाएगी। 2002 का वो कांड था, 2000 और 2022 में उसका क्लोजर हुआ है, 2020 में। 2012 के बाद उसमें एसआईटी ने अपना फैसला दिया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस पाक साफ है, अगर कांग्रेस के नेता इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, यहां भ्रष्टाचार कुछ हुआ नहीं है, ऐसा इनको अगर ऐसा लगता है तो फिर तो बड़े गलतफहमी में है। और अगर हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आप अगर कुछ नहीं किए हैं और आप पाक साफ है तो आप निश्चित आइए सामने और अपने विषय को रखिए। हैरेसमेंट हो रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, हाय तौबा मचा के केवल सिंपैथी लेके और मीडिया में बाइट देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने कभी लगता है कि एजेंसियां कभी निष्कर्ष तक पहुंचेंगी? पीयूष जी, एजेंसी कभी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगी? कभी नतीजा आएगा इन मामलों का? बड़े सारे मामले हैं, इन मामलों को लेकर सरकार को घेरा, आप सत्ता में आए तो चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय कब तक मिलेगा? कभी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगी एजेंसियां? निश्चित तौर पे जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन जांच एजेंसी भी करती है, सरकार भी करती है और न्याय संगत रहते हैं। संविधान के हिसाब से और न्याय के हिसाब से सारे जांच एजेंसियां भी काम करती है और हमारी सरकार भी करती है। जो अभी बात हमारे सौरभ जी कह रहे थे, बेल पे अभी सब आ गए, कारण ही वही है कि न्याय सभी के लिए बराबर है, न्याय कभी अन्याय नहीं होने देता है। इसलिए आपको न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास जताते हुए अपना जिम्मेदार नागरिक होते हुए, अगर आप छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार नागरिक हैं तरफ जा रहा पूरा मामला सामने आता है। आप 3 साल तक क्यों गायब थे? मैं पीसी रथ साहब, ये निर्णय होने का इन मामलों को लंबे बड़े बड़े मामले, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। बुलाया गया। मेरे पास समय कम है पीयूष जी, निर्णय हो पाएंगे क्या ये अगले कार्यकाल तक या लंबे चलते रहेंगे? एजेंसियों के पास से मामले, एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यही बोला जाता है, यही कहा जाता है, लेकिन कभी निर्णायक मोड़ भी आएगा इन मामलों का? कभी कोई दोषी होगा, अंदर जाएगा, हम देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग तौर पे कोर्ट्स में मामले रखे जाते हैं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने देखा है कि अभी सरकार बदलने के बाद ही सीबीआई को भी फ्री किया गया है, किस तरह से कि सीबीआई बिना किसी अवरोध के केस दर्ज कर सकती है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जबकि पहले की सरकार में उसको प्रतिबंधित किया गया था। 5 साल तक के सीबीआई डायरेक्ट केस नहीं उठा सकती थी। तो ये इस तरह से अपने अपने राजनीतिक उसके हिसाब से चीजें की जाती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मामला वही है कि तथ्य कितने हैं केस डायरी में, क्या वाकई में सबूत हैं, क्या वाकई में केवल समय खींचने के लिए, समय लंबा करने के लिए 9,000 पेज की, 15,000 पेज की बड़ी बड़ी फाइल्स बना करके वहां प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि एक बड़ा सवाल वो भी है कि उसको पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा और उसमें न्यायिक कार्यवाही में जो आरोपी हैं वो फंसे रहेंगे, उनको उस तरह से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिलेगा। न्यायपालिका को लेकर के बहुत देश में बातें कही जाती हैं कि किस किस तरह से निचले कोर्ट से किसको सुप्रीम कोर्ट तक जाने में जमानत की
प्रक्रिया में भी समय लगता है, अगर केस फाइल उस तरह से विशाल पेजेस हों, जिसमें बहुत ज्यादा पेजेस हों और बहुत ज्यादा हो। जरूर। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जनता यही देखना चाहती है कि अगर अपराध हुआ है तो उसमें संबंधित लोगों बिल्कुल पीसी रस्सा वही चाहिए। हमने बहुत इन मामलों को, घोटालों को सुना हुआ है। बहुत माफी के साथ आपको रोकूंगा, वक्त इतने का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये मामले बहुत जरूरी, मुझे लगता है कि अब जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है देश के अंदर, क्योंकि इतने लंबे मामले खींचते हैं कि पता नहीं चलता आरोपी कौन है, बार बार जमानत और एक समय बाद तो पूरी जमानत हो जाती है, मामला ही अंतहीन हो जाता है। बहुत शुक्रिया करूंगा आपका पीयूष जी, और सौरभ जी आपका ही बहुत धन्यवाद, साथ में पीसी रस्सा आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड से जांच किस दिशा में बढ़ती है, क्या नए खुलासे होते हैं और इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, इस सब पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।